बाबा स्टडी पॉइंट यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। आज हम क्लास 10th मैथमेटिक्स अध्याय फर्स्ट जो कि आपका दिया है वास्तविक संख्याएं, इसके बारे में पहले हम सामान्य जानकारी पढ़ेंगे, बेसिक नॉलेज, और वास्तविक संख्याओं के बाद में यूक्लिड विभाजन प्रमेय के बारे में पढ़ेंगे। तो चलो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले डालेंगे संख्याएं। संख्याएं दो प्रकार की होती हैं, एक तो वास्तविक संख्याएं, दूसरी काल्पनिक संख्याएं। वास्तविक संख्याएं यानी कि जो हमें रियल में दिखाई दे रही हैं, रियलिटी जिनकी है, जैसे 1 2 3 4 पॉइंट वाली संख्याएं हैं, रूट वाली संख्याएं हैं, बटे वाली संख्याएं हैं, ये सभी संख्याएं वास्तविक संख्याएं कहलाती हैं। काल्पनिक संख्याएं अभी हमारे काम की नहीं है, ये फर्स्ट ईयर और इंटर में जाके काम में आने वाली हैं। ठीक है, तो अभी हम केवल आपका जो चैप्टर है वास्तविक संख्याएं, इसके बारे में समझेंगे और यूक्लिड विभाजन प्रमेय के बारे में समझेंगे। तो चलिए, ये जो वास्तविक संख्याएं हैं, इन वास्तविक संख्याओं के अंतर्गत ही ये सभी संख्याएं आती हैं। ये सभी संख्याएं वास्तविक संख्याओं के अंतर्गत ही आती हैं। पहला, परिमेय संख्याएं। परिमेय संख्याएं क्या होती है, इनकी परिभाषा मैं बता रहा हूँ। परिमेय संख्याएं वे संख्याएं होती हैं जिन्हें हम अंश बटे हर के रूप में लिख सकते हैं, जैसे 3/2, 5/3, 4/3, 7/5। इन्हें हम अंश बटे हर के रूप में लिख सकते हैं। किताबों में इसकी परिभाषा कुछ अलग तरह से लिखी होती है, लिखा होता है कि ऐसी संख्याएं जिन्हें हम p/q के रूप में लिख सकते हैं, तो वो भी ठीक है। आगे, अपरिमेय संख्याएं। अपरिमेय संख्याएं वे संख्याएं होती हैं जिन्हें हम अंश बटे हर के रूप में नहीं लिख सकते, जैसे √2, √3, 5 और आगे डॉट डॉट। फिर उसके बाद में भाज्य संख्याएं। भाज्य संख्याएं वे संख्याएं होती हैं जिनके 2 या 2 से अधिक गुणनखंड होते हैं, जैसे 4। 4 के 1 से भी कटेगी 4, 2 से भी कटेगी और 4 से भी कटेगी। 6 1 से कटेगी, 2 से कटेगी, 3 से कटेगी और 6 से कटेगी। ऐसे ही इन सभी संख्याएं जिनके 2 से अधिक गुणनखंड है, इसलिए क्या है, भाज्य संख्याएं। अभाज्य संख्याएं। अभाज्य संख्याएं वे संख्याएं होती हैं जिनके केवल और केवल एक ही गुणनखंड है, यानी स्वयं से कटेंगी या फिर 1 से कटेंगी। 1 से सभी संख्याएं लगभग सभी कट जाती हैं, तो 1 या स्वयं से कटेंगी तो वो अभाज्य संख्या है। यहाँ से एक क्वेश्चन बनता है, ये वाला, दो सबसे छोटी अभाज्य संख्या है। क्वेश्चन बनता है कि सबसे छोटी अभाज्य संख्या क्या है, तो 2 सबसे छोटी अभाज्य संख्या है। ठीक है, उसके बाद में सम संख्याएं। सम संख्याएं बेसिक चीजें, छोटी क्लासों में पढ़ चुके होंगे ये सब चीजें। सब जो सम संख्याएं होती हैं वो, उनकी परिभाषा कुछ इस प्रकार होती है कि वे संख्याएं जो 2 से पूरी पूरी कट जाए, जैसे 2 4 6 8 10 आदि। उसके बाद में विषम संख्याएं। वे संख्याएं जो 2 से पूरी तरह से विभाजित ना हो, जैसे 1 है, 3 है, 5 7 9 11 आदि। ठीक है, उससे आगे बढ़ते हैं प्राकृतिक संख्याएं। प्राकृतिक संख्याएं वे संख्याएं जिनके द्वारा हम किसी वस्तु, व्यक्ति आदि की गणना करते हैं या गिनती करने में जो प्रयुक्त संख्याएं होती हैं वो प्राकृतिक संख्याएं कहलाती हैं, जैसे 1 2 3 4 5 6 7 आगे भी। पूर्णांक। पूर्णांक दो प्रकार के होते हैं, पहला धनात्मक पूर्णांक, अगला ऋणात्मक पूर्णांक। धनात्मक पूर्णांक यानी जो प्लस की संख्याएं होती हैं, पॉजिटिव होती है, 0 1 2 3 4 5 6। अगला है ऋणात्मक पूर्णांक, -1 -2 -3 -4 -5। जो माइनस की संख्याएं होती हैं वो ऋणात्मक पूर्णांक कहलाते हैं। आगे पूर्ण संख्याएं। पूर्ण संख्याएं और प्राकृतिक संख्याओं में थोड़ा सा डिफरेंस है। यदि हमें पूर्ण संख्या की परिभाषा लिखनी है तो इस तरह से बोलेंगे कि यदि प्राकृतिक संख्याओं में, ये जो प्राकृतिक संख्याएं, इन प्राकृतिक संख्याओं में इस शून्य को भी शामिल कर लिया जाए तो वो संख्याएं क्या हो जाती हैं, पूर्ण संख्याएं। देखो, 0 को शामिल कर लिया प्राकृतिक संख्याओं में तो क्या हो गई है, पूर्ण संख्याएं। अगला आप देखो, ये नोट में मैंने लिखा है, पहला कि सबसे छोटी अभाज्य संख्या 2 होती है। ठीक है, सबसे छोटी अभाज्य संख्या क्या होती है, 2 होती है। कई लोग 1 बताते हैं, बच्चे जिन्हें नहीं पता है वो 1 बता देते हैं, वो गलत होता है। ठीक है,
दूसरा, एक ना तो भाज्य संख्या है और ना ही अभाज्य संख्या है। तो ठीक है, ये थोड़ा बेसिक मुझे बताना था। वैसे तो ये 9th क्लास का मैटर है, लेकिन फिर भी मैंने कुछ समझाने के लिए उनका सही से शुरुआत से मैं एकदम 0 लेवल से पढ़ाना स्टार्ट कर रहा हूँ, जिससे सभी लोगों के समझ में आ जाए। तो ये सब लोगों के समझ में आ गया होगा। अगली वीडियो जब मैं बनाऊं तो कॉपी पेंसिल साथ लेके बैठा करें, जिससे सभी लोग इसे साथ के साथ उतारते रहें। ठीक है, आगे अब हम पढ़ेंगे यूक्लिड विभाजन प्रमेय के बारे में। ठीक है, तो इसे मैं मिटाई दे रहा हूँ। यूक्लिड विभाजन प्रमेय पढ़ेंगे। यूक्लिड के बारे में बता दूं थोड़ा। यूक्लिड एक गणितज्ञ थे जिन्होंने मासा यानी HCF निकालने के लिए एक नया तरीका बताया, जिसे यूक्लिड की विभाजन प्रमेय कहा गया। वो मैं लिखता हूँ। तो यूक्लिड ने क्या किया, दो संख्याएं ली। जैसे मान लो मैं ले रहा हूँ अभी 7 और 24। यूक्लिड ने दो संख्याएं ली और उन दोनों संख्याओं में से छोटी संख्या को b और बड़ी संख्या को a माना। ठीक है, छोटी संख्या को a माना, सॉरी b माना, और बड़ी संख्या को a माना। फिर उन्होंने क्या किया, छोटी संख्या से बड़ी संख्या में भाग किया। छोटी संख्या से बड़ी संख्या में भाग किया इस तरह से। तो अब भाग करके देखते हैं। 7 तिया 21, कितना बचेगा 3। ठीक है, 7 तिया 21, कितना बचेगा 3 बचेगा। तो उन्होंने देखा कि ये जो होते हैं ये भाजक, भागफल, भाज्य और शेषफल, इनमें कुछ संबंध पाया गया। ये क्या होता है, ये भाजक होता है। क्या होता है, भाजक, जिन्होंने क्या माना, इसको a माना। ये होता है भागफल, क्या होता है ये भागफल, इसको इन्होंने क्या माना, b माना। क्या माना, b। ये होता है भाज्य, सॉरी भाज्य होता है, भाज्य को a माना, भाज्य को क्या माना a, भागफल को क्या माना b। भाज्य बराबर क्या होता है, भाजक गुणा भागफल प्लस शेषफल। तो भाज्य क्या माना उन्होंने a, भाजक क्या माना उन्होंने b, भागफल क्या माना उन्होंने, भागफल को माना उन्होंने q, भागफल को क्या माना q, और शेषफल को क्या माना r। तो शेषफल को उन्होंने r माना। ठीक है, तो उन्होंने इनमें a, b, q और r में एक संबंध उन्हें मिला। क्या मिला, उन्होंने देखा जब भाग किया तो उन्हें एक संबंध मिला कि जो a होता है बराबर किसके होता है, bq प्लस r के, या फिर ऐसे लिखें b गुणा q प्लस r, इसके बराबर होता है। तो उन्होंने क्या किया, उन्होंने कहा हम इस फॉर्मूले के द्वारा, ये क्या है, यूक्लिड की विभाजन प्रमेय का है। इन्होंने कहा इससे हम इन दोनों संख्याओं का HCF ज्ञात कर सकते हैं। HCF यानी कि हाईएस्ट कॉमन, F का मतलब फैक्टर, यानी हम इससे क्या कर सकते हैं, HCF निकाल सकते हैं। ठीक है, तो HCF निकालने के लिए उन्होंने कहा a का मान यहाँ लिखो। a क्या है, a क्या है 24, बराबर b का मान क्या है 7, गुणा q का मान कितना है 3, प्लस r कितना है 3। ठीक है, तो इस तरह से उन्होंने बताया कि इनका संबंध आपस में क्या होता है, बराबर। तो इस तरह से उन्होंने संबंध ज्ञात करके a, b, q और r में संबंध ज्ञात कर करके उन्होंने क्या दिया, यूक्लिड विभाजन, ये उन्होंने प्रमेय का बना दिया। ठीक है, तो इससे हम HCF ज्ञात कर सकते हैं। देखो अब कैसे करेंगे, इन्हीं दोनों संख्याओं का HCF ज्ञात करते हैं। उन्होंने बताया कि लास्ट में जो शेषफल बचता है उस शेषफल से भाग देते हैं फिर किसमें, जो पहली वाली भाग है उसका भाजक में। तो इस तरह से भाग देंगे, 3 दूनी 6, कितना बचेगा 1। और हम भाग तब तक करते हैं जब तक नीचे शेषफल क्या ना हो जाए, 0 ना हो जाए। तो अभी ये वाली भाग की थी हमने, ये वाली लाइन लिख दी। ठीक है, अब ये वाली भाग आ गई नीचे, इससे कोई मतलब नहीं। अब a का मान यानी भाज्य यहाँ पर क्या है 7 है इस वाली का, बराबर b, भाजक कितना है 3 है, गुणा भागफल कितना है 2 है, प्लस शेषफल कितना है
एक है। एक बार इधर भाग करेंगे तो एक बार इधर लाइन लिख देंगे। अगला दोबारा से फिर वही प्रक्रिया, एक क्या बन जाएगा भाजक और तीन क्या बन जाएगा भाज। तो तीन में करेंगे, एक तिया तीन, देखो यहाँ से शेषफल 0 हो गया, एक लाइन इधर लिख दो। कितना है, ए का मान कितना है 3, यानी भाज 3 है। ठीक है, भाजक कितना है 1 गुणा भागफल 3 प्लस शेषफल 0। अब यहाँ से एक बात बहुत ध्यान से समझनी है, जिस लाइन में r का मान 0 हो जाए, यहाँ r का मान 0 हो गया, देखो r का मान 0 हो जाए, उसी लाइन का जो भाजक होता है वही क्या होता है SCF होता है। क्या होता है SCF। ठीक है, तो उन्होंने इस तरह से SCF निकाल कर बताया। ठीक है, किसी को कोई डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में कमेंट करके पूछ सकता है। ठीक है, अब यहाँ एक सवाल बनता है कि ये बताइए, जब हम पहले से जानते थे कि भाज्य बराबर भाजक गुणा भागफल, शॉर्ट में लिखे दे रहा हूँ, प्लस शेषफल, ये होता है, हमें पहले से पता था, फिर इन्होंने ऐसा क्या कर दिया, इसे बनाने की क्या जरूरत थी। तो इससे क्या था, इन्होंने इसी प्रमेय की सहायता से या इसी सूत्र की सहायता से थोड़ा मॉडरेट करके, थोड़ा नया रूप दे करके उन्होंने ये बना दिया। इससे पहले किसी को ये नहीं पता था कि हम इसके द्वारा थोड़ा मॉडरेट करके और इसके द्वारा हम क्या SCF ज्ञात कर सकते हैं, ये किसी को नहीं पता था। ठीक है, तो उन्होंने प्रमेय बनाई और इस प्रमेय से क्या किया, उन्होंने SCF निकाल करके दिखाया। ठीक है, तो ये है यूक्लिड विभाजन प्रमेय का। ठीक है, समझ में आया। अब मैं इसके द्वारा एक सवाल करके दिखाता हूँ। ठीक है, अब सवाल करेंगे, लिखते हैं यूक्लिड विभाजन प्रमेय का। ठीक है, तो लिख दो यहाँ पे A बराबर क्या है BQ प्लस R। हिंदी में लिखना चाहो तो वही है, भाज्य बराबर भाजक गुणा भागफल प्लस शेषफल। ठीक है, ध्यान से समझ लेना, पहली जो एक्सरसाइज 1.1 है वो एकदम क्लियर हो जाएगी अगर ये समझ लिया तो। ठीक है, तो इस तरह से लिखेंगे, जैसे मैं बता रहा हूँ कि 8 और 34 का SCF ज्ञात करो। किससे, 8 और 34 का SCF यूक्लिड विभाजन प्रमेय के द्वारा। तो प्रमेय का लिख लो यहाँ पे A बराबर BQ प्लस R। ठीक है, या हिंदी में भी लिख लो भाज्य, क्या लिखी हुई है, ठीक है, ये लिखी रहने दो ऐसे ही। तो हम इसका SCF ज्ञात करेंगे, तो हम क्या करेंगे, छोटी संख्या ये है, इसको क्या मानेंगे B मानेंगे, बड़ी संख्या ये है, इसको A मानेंगे, और छोटी संख्या से बड़ी संख्या में भाग करेंगे। तो छोटी संख्या कितनी है 8, 8 से भाग कितने में करेंगे 34 में, 8 चौक 32, कितना बचा 2 बचा। हमने एक बार भाग किए, एक बार भाग करने के बाद में इधर हम इसमें लगा देंगे इसका मान। ये क्या होता है A होता है, यानी भाज्य होता है। ठीक है, ये क्या होता है B, ये भाजक होता है, इसको B बोलते हैं। ठीक है, ये क्या होता है Q, ये क्या होता है Q। ठीक है, और ये क्या होता है R। तो एक बार इनके सबके मान इधर लिख दो। तो A का मान कितना है 34 बराबर B का मान कितना है 8, Q का मान कितना है 4, R का मान कितना है 2। एक बार भाग की और एक बार इधर लाइन लिख दी। ठीक है, पहली लाइन लिख दी इधर। दूसरा, अब दोबारा से करेंगे, पहली वाली भाग का जो भाजक है वो क्या बन जाएगा भाज्य बन जाएगा, और शेषफल भाजक बन जाता है। ठीक है, तो ये 8 लिखेंगे, 2 चौक 8, 0 हो गया। एक लाइन इधर लिखेंगे, ये वाली भाग से कोई मतलब नहीं। अब A का मान कितना हो गया यहाँ पर 8, तो यहाँ लिखेंगे 8 बराबर B का मान कितना हो गया 2 गुणा Q का मान कितना हो गया 4 प्लस R का मान 0। मैंने बताया था जिस लाइन में R का मान 0 हो जाए, जिस लाइन में R का मान 0 हो जाए, उसी लाइन में जो भाजक होता है वही क्या होता है SCF। ठीक है, तो इस तरह से हम SCF निकालते हैं यूक्लिड विभाजन प्रमेय के द्वारा। तो अब नेक्स्ट वीडियो में आपको हम एक्सरसाइज 1.1 के सवाल हल कराएंगे। अगर किसी को कोई डाउट या समझ में नहीं आया वो कमेंट सेक्शन में कमेंट करके पूछ सकता है। तो आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग।